नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ वर्ग 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और यह फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से संबंधित है। तो चलिए, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले यह जो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर भी है, तो इसमें प्रकाश और परावर्तन दो शब्द आया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। इसका अंग्रेजी लाइट होता है, आप जान ही रहे हैं। और प्रकाश की परिभाषा यदि पूछी जाए तो वह हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसे लिख लिया जाए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। और प्रकाश एक ऊर्जा है। यानी पूछा जाएगा यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि प्रकाश क्या है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो कहेंगे प्रकाश एक ऊर्जा है। अब परावर्तन को समझते हैं कि परावर्तन आखिरकार किस प्रकार से होता है। इसकी अंग्रेजी रिफ्लेक्शन REFLECTION होता है और दूसरा है अपवर्तन। यह रिफ्रैक्शन REFRACTION। तो परावर्तन में इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं। यह समतल दर्पण है जिसमें इस पार्ट में कलई किया हुआ है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी होती है और यह भाग आपका कलई किया हुआ AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, और इस पार्ट में, इस ओर दाएं भाग में परावर्तक सतह होता है। इसको कहेंगे परावर्तक सतह। तो यदि कोई किरण यहाँ से, यह लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत, यहाँ से यदि जाती है इस परावर्तक सतह पे समतल दर्पण में, तो पुनः यह इस दिशा में यह परावर्तित हो जाता है। तो यह हो गया परावर्तित किरण। तो परावर्तन मीन्स हो गया कि यदि कोई चमकीली सतह पे कोई किरण जाती है तो उससे टकराकर पुनः दूसरी दिशा में लौट जाती है, तो यही परावर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन को हम लोग समझते हैं। सेम उसी प्रकार से एक अब लेंगे यह कांच, जो कि पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, और यह हो गया आपका समतल दर्पण। तो कोई किरण यहाँ से जाती है लाइट सोर्स से, तो यहाँ से जाने के बाद यह थोड़ी सी दिशा परिवर्तन करती है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके प्रकाश के अपवर्तन के नियम में। तो यह दूसरी दिशा में, यानी कि दूसरे पार्ट्स में यह किरण निकलती है। तो इस किरण को यानी यहाँ से यहाँ गई, इसको सूचित करते हैं AO और OB। तो AO का भाग हो गया आपतित किरण और OB यह भाग हो गया
अपवर्तित किरण। तो अब स्पष्ट हो चुका है परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में किसी चमकीली सतह से टकराकर वह किरण दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। और अपवर्तन में कोई पारदर्शी पदार्थ से वह किरण जाने के बाद वह दूसरे भाग में प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि प्रकाश स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत, जिसकी अंग्रेजी आप जान ही रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग हो गया प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी यह प्रकृति प्रदत्त है। और दूसरा भाग इसका हो गया मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत, सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि होगा। और मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत मोमबत्ती, जला हुआ बिजली का बल्ब, लालटेन इत्यादि। इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं यानी वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश स्वयं यानी कि खुद उस वस्तु से निकलता हो, तो वैसी वस्तु प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण स्वरूप सूर्य, मोमबत्ती, इसमें प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत, यानी कि प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे, चंद्रमा, मानव निर्मित स्रोत में मोमबत्ती, लालटेन, जलता हुआ बल्ब। तो प्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत होगा तारे, चंद्रमा, लालटेन इत्यादि। उसके बाद प्रदीप्त वस्तुएं के बाद इसका जस्ट ऑपोजिट होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, तो वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो इसमें आप लकड़ी ले सकते हैं, कुर्सी, ईंट, पत्थर इत्यादि। अब किरण पुंज के बारे में हम लोग समझते हैं। इसी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से ही यह सब सारे प्रश्न हैं। तो यदि पूछा जाए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और उसका ऑप्शन दिया हुआ रहे, तो आप आसानी से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। तो आगे है किरण पुंज। तो किरण पुंज की यदि परिभाषा लिखी जाए, कही जाए, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज का यदि पार्ट्स देखें, तो किरण पुंज को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो इसको इस प्रकार यहीं पे समझ लेते हैं कि किरण पुंज को
3 भागों में विभक्त किया गया है। इसका पहला भाग है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा भाग है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा भाग इसका है अभिसारी किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में इसका किरण आरेख हम लोग इस प्रकार से खींचेंगे। एक किरण दूसरी किरण के समानांतर चलेगी, यानी कि एक दूसरे से कभी यह आगे चल करके नहीं टच करेगी, ना तो मिलेगी ही। तो यह समांतर किरण पुंज हो गया। और यहाँ से इस स्थान से प्रकाश स्रोत दिया जाएगा। प्रकाश स्रोत तो आप समझ ही गए हैं कि जिससे प्रकाश निकलता हो, प्रकाश स्रोत कहलाता है। उसके बाद अपसारी किरण पुंज में जहाँ से प्रकाश स्रोत और इस स्थान से किरण निकल करके फैलती हुई चली जाती है, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती जाएगी। और जितनी दूरी यह तय करेगी उतनी दूरी तक यह आगे की ओर बिखराव होते जाएगा, यानी कि फैलते जाएगा। तो यह प्रकाश स्रोत हो गया। और अभिसारी किरण पुंज में इस स्थान पे आपका प्रकाश स्रोत है। तो यहाँ से किरणें फैलती हुई निकलेगी, लेकिन एक निश्चित बिंदु पे, एक पॉइंट पे वह जा करके मिल जाएगी, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे मिल रही है। तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है कि किरण पुंज 3 प्रकार के हैं: समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब छोटा छोटा और भी इसमें परिभाषा है कि इसे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी, इसको भी संक्षेप में हम लोग देखते चलेंगे। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी या पारदर्शी पदार्थ यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। तो उदाहरण स्वरूप इसमें हम लेंगे कांच, पानी, हवा इत्यादि। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ इसका विपरीत हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ, यानी वह पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकले, नहीं गुजरे, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और उदाहरण के तौर पे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। और इसी में एक तीसरा है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ भी हम लोग समझेंगे। पारभासी पदार्थ तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश कम मात्रा में निकले, वह पारभासी पदार्थ कहलाता है। तो इसमें तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, गुब्बारा, कपड़ा, उजला कपड़ा हो या तो उसमें भी प्रकाश कम मात्रा में ही गुजर पाता है। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि परावर्तन के नियम, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम को समझने के लिए
यहाँ पर एक हम लोग चित्र को बनाते हैं। यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण का यह भाग रजतित है, यानी कलई किया हुआ है। इसका नीचे का भाग परावर्तक सतह है। तो इस स्थान से लाइट सोर्स देते हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत, तो यहाँ से किरण जब जाती है तो यह परावर्तक सतह से टकराकर इस दिशा में चली जाती है, और यह हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, और यह भाग हो गया, इसे सूचित करते हैं कुछ ए, ओ, और यह बी हो गया। यह हो गया परावर्तित किरण। और यहाँ से एक अभिलंब डालते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और यह भाग आपतन कोण कहलाएगा, जिसे आई से सूचित करेंगे। और यह कोण परावर्तन कोण होगा, जिसे आर से सूचित करेंगे। तो आई को, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं, लिख भी लेंगे। आपतन कोण, यह भाग हो गया आपतन कोण, और यह भाग आर, यह हो गया परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन में दो नियम है, यानी यह आपतित किरण ए से ओ तक, उसके बाद परावर्तित किरण ओ से बी तक, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ओ से एन, इसको एन सूचित करते हैं। सभी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट, इस पॉइंट पे होता है। तो यह तो पहला नियम है, तीनों एक ही तल में हुआ। उसके बाद यह कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होता है। तो यही इसका परावर्तन का रूल है, परावर्तन का नियम है। इसे हम लोग लिख लेते हैं संक्षेप में, आपको सहूलियत होगी याद करने में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम बताता है परावर्तन का। और इसका दूसरा नियम हम लोग देखे थे कि यह कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। और इसे एंगल में यदि लिखा जाए तो कोण ए ओ एन, यानी कि इस कोण को देखिए, यहाँ से यहाँ और उसके बाद इधर आगे ए से ओ से एन, यानी कोण ए ओ एन इक्वल टू होता है कोण एन ओ बी, एन ओ बी। तो यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। समतल दर्पण पर अभिलंब किरण, तो इसके लिए समतल दर्पण बनाना होगा। यह समतल दर्पण बना रहे हैं। उसी प्रकार से यह कलई किया हुआ भाग है और नीचे का भाग परावर्तित सतह है। ए बी समतल दर्पण है और इसी सीध में समझिए से 90 डिग्री में देंगे। तो यहाँ से किरण गई आपतित किरण, और यह आपका लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत। तो पुनः इसी दिशा में
यह परावर्तित हो जाती है। तो इसमें कोण, इसको भी सूचित करते हैं। चलिए कुछ से ओ से, तो यह कोण हो गया और यह कोण, तो इसमें दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण ए ओ, इसको एन लिखिए, ए ओ एन इक्वल टू कोण एन ओ बी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं दर्पण, जिसे अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है। दर्पण MIRROR, और हम लोग आम भाषा में इसे आईना भी कहते हैं। तो दर्पण को इस चैप्टर में हम लोग 3 भागों में विभाजित कर पढ़ेंगे। पहला हो गया आपका समतल दर्पण, नंबर 1 में समतल दर्पण, और दूसरा नंबर हो गया अवतल दर्पण, और तीसरा नंबर उत्तल दर्पण। यानी दर्पण के 3 प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण में आपका फिगर इस प्रकार से होगा। इधर कलई किया हुआ रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड की परत पर रहती है, यानी कांच की सतह पे सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दी जाती है, AgBr2, और यह परावर्तक सतह हो गया। इस भाग को कहेंगे परावर्तक सतह। और अवतल दर्पण का इस भाग में कलई किया हुआ रहेगा, और इसका जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ आता है। इस भाग को कहेंगे परावर्तक सतह। और उत्तल दर्पण में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ये अंदर वाले भाग में धंसा हुआ भाग जहाँ पे है, इसको कहेंगे कलई किया हुआ भाग, और इस पार्ट में जो उभरा हुआ भाग है, इस भाग को कहेंगे परावर्तक सतह। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि दर्पण 3 प्रकार के, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसका चित्र भी आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण में पूरा सीधे एक स्ट्रेट लाइन में जो कांच की सतह होती है, कांच होती है, उसके एक भाग को पेंट किया जाता है। और फिर अब अवतल दर्पण में धंसे हुए भाग परावर्तक सतह हो जाता है, और इसका उभरा हुआ भाग में कलई किया हो रहता है। उत्तल दर्पण में पुनः उसी प्रकार से अंदर का जो भाग धंसा हुआ उसमें कलई होगा, और परावर्तक सतह इस प्रकार से होगा। अब इसके आगे का भाग है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है, और इसकी परिभाषा आप समझ ही रहे हैं। इसकी परिभाषा यदि लिखी जाए, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नहीं, सिर्फ समझेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब का यदि पार्ट्स देखा जाए, यानी तो इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला इसका भाग है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि यह रियल इमेज। और इसका दूसरा भाग है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक, या तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है, आभासी से भी, आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब
को आभासी प्रतिबिंब से भी जानेंगे। तो प्रतिबिंब के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएगी, हम लोग इसे जान लेते हैं। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इससे आप किस प्रकार से बनाएंगे या तो आपके साथ किस प्रकार से पूछा जाएगा यह आप भली भांति समझ जाएंगे। तो इसकी विशेषताएं में कि वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यानी इसे पर्दा पर प्राप्त करेंगे, पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। अगला भाग है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी यह हमेशा उल्टा बनता है। और चलिए इसका तीसरा भी विशेषता समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी सरल रेखा द्वारा दिखाया जाता है। उसी प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब की भी विशेषताएं हम लोग समझ लेते हैं। तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा होते जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर प्राप्त किए थे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी पर्दा पर नहीं प्राप्त हो जाएगा तो वह हो गया काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक में हमेशा उल्टा और काल्पनिक में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा। और सीधी रेखा में वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाए थे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधी रेखा तो होगी सीधी, परंतु टूटी हुई रेखा, डॉट डॉट, टूटी रेखा में इसे दिखाएंगे। टूटी मतलब इस प्रकार से हो गया, ऐसे इस प्रकार से डॉट डॉट हम करके दिखाते हैं। और सीधी रेखा का अर्थ हो गया कि इस प्रकार से हम उसे दिखाते हैं। तो यह है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक और काल्पनिक पढ़े। उसके बाद इसकी विशेषता को भी हम लोग समझे। अब हम लोग जान लेते हैं कि दर्पण के जो प्रकार थे, समतल, अवतल, उत्तल, तो उसमें उसका उपयोग क्या है। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में प्रायः पूछा जाता है। तो हेडिंग बना लेते हैं, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण का उपयोग समझते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग आप भली भांति समझ रहे हैं कि इसे हम लोग घर में समान रूप से चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं। चेहरा देखने में, तो यह तो हो गया समतल दर्पण का उपयोग। अब बात आती है कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल, तो अवतल में प्रायः इसमें पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो दाढ़ी बनाने में, यानी हजामती दर्पण के रूप में जाना जाता है। यह टॉर्च, वाहन का हेडलाइट में, वाहन का यानी गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में होता है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, साइड मिरर के रूप में, यानी कि साइड शीशा के रूप में, पीछे के वस्तु को, यानी कि पीछे की गाड़ी को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का यानी साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से समतल, उत्तल और अवतल
इन दर्पणों का क्या उपयोग है इसका हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं कि गोलीय दर्पण में बहुत से बिंदु आता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस इत्यादि। तो उसको यहाँ पे फिगर के साथ समझते हैं, उसके बाद फिर आगे डील करेंगे। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक चित्र की सहायता लेंगे। यह एक वृत्त है। तो वृत्त में निश्चित रूप से यदि आप वृत्त खींचिएगा तो इसका एक केंद्र बिंदु होता है। यह केंद्र से वृत्त को खींचा और इस पार्ट में बाहरी भाग को यहाँ पे कलई करते हैं, रजतित करते हैं, और अंदर में इसमें यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में अंदर की ओर कलई करते हैं और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचते हैं। तो यह पार्ट यहाँ से यहाँ तक, यह आपका परावर्तक सतह हो गया, यह बीच में सेंटर है वृत्त का। लेकिन यदि गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो एक भाग को, तो यह हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है यह, इसी को कहा जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यदि हम इस पार्ट से यहाँ तक अवतल दर्पण लें तो अवतल दर्पण में भी यह वक्रता केंद्र हुआ, और यदि उत्तल दर्पण में ले तो इसका इस भाग में उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र होगा, और यह दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे P से सूचित करेंगे। इस भाग को चलिए लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस भाग को कहेंगे अवतल दर्पण, और यहाँ से इस भाग को कहेंगे उत्तल दर्पण। और यह जो लाइन खींची गई है ध्रुव और वक्रता केंद्र से सीधे जाने वाली लाइन, यह कहलाती है प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। अब यहाँ से जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्राप्त होगी उसे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, उपयोगी होगा, उसे मैं कम समय में और काफ़ी सुगमता के साथ समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।